हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल जो अपने 80 क्वेश्चन कर दिए थे 1000 क्वेश्चन की सीरीज से, आज 81 से स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 80 क्वेश्चन तक कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। सपोर्ट सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल को। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बिना किसी टाइम खराब किए हुए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80 अपने कंप्लीट कर दिए थे। इसके अंदर जियोमेट्रिक मीन रेडियस और जियोमेट्रिक मीन रेडियस की वैल्यू बढ़ती है तो इसके अंदर इंडक्टेंस का मान कम होगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। इसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एक्स सी के मान में कमी आती है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप में कमी आएगी। और एक्स एल के कम होने से एल के कम होने से एक्सएल कम होगा, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पीबीओ2 एक ऐसे चालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इसका व्यवहार करेगा। तो हाई टेम्परेचर पर यह कुचालक बन जाता है पीबीओ2। ये जो लेड एसिड बैटरी रहती है अपने पास, लेड एसिड एसिड बैटरी, इसके अंदर जो पॉजिटिव प्लेट रहती है ये पीबीओ2 की रहती है जब ये चार्जिंग कंडीशन में होती है। नेगेटिव प्लेट पीबी की रहती है, स्पॉन्जी लेड की, जब ये चार्जिंग कंडीशन में हो। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटें रहती है जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में होती है। तो PbSO4 4 के अंदर प्लेट रहती है। लेड एसिड बैटरी अपनी की बात करें तो इसके अंदर H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट बना जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया इस सिर्फ H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया काफी तेज रहती है। इसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए पानी को 3 अनुपात और एसिड का 1 अनुपात लेकर इनको डाइल्यूट करके बैटरी के अंदर भरा जाता है। ओके, और वोल्टेज की वैल्यू रहती है 2.1 वोल्टेज। वाट घंटा दक्षता की बात करें तो अपने एसी सर्किट के अंदर वाट घंटा लेते हैं और डीसी परिपथ के अंदर एम्पियर घंटा लेते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्टेज डीसी के अंदर काफी स्टेबल रहती है। वोल्टेज स्टेबल रहने के कारण धारा का मान स्थिर रहता है, इसीलिए अपने एम्पियर और यूज में लेते हैं। वाट घंटा दक्षता रहती है, साथ में एम्पियर और दक्षता की वैल्यू ज्यादा रहती है। वाट घंटा दक्षता रहती है इसके अंदर 72 से लेकर 80%। और एम्पियर हावर की बात करें तो ये 90 से 90 से लेकर 95% तक रहती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेड एसिड बैटरी के अंदर वाट घंटा दक्षता अपॉन में एम्पियर घंटा दक्षता का अनुपात होगा, तो ये यूनिटी इज लेसर देन, यानी कि इकाई से कम रहता है हमेशा वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा अपने बी। जो अपने कई बार ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, गैलियम आर्सेनाइड रहता है, तो इनके अंदर अपने 0 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी के ऊर्जा अंतराल बताते हैं, 300 डिग्री केल्विन के ऊपर बताते हैं। लेकिन जब इनका टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो इनकी रेजिस्टिविटी होती है ये बढ़ने स्टार्ट हो जाती है वापस। ओके, तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82। पावर फैक्टर के मान में कमी आने पर ताम्र हानियां बढ़ जाएगी। कॉपर जो लॉस रहता है, कॉपर लॉस जो अपने लाइनें होती है ट्रांसमिशन की बात करें तो उनके अंदर अगर पावर फैक्टर का मान 1/में cos के इक्वल, यानी कि जो कॉपर लॉस होता है वो ताम्र हानियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही को पावर फैक्टर का मान कम होगा तो ताम्र हानियां बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? तो 1/में cos के गुणों में बढ़ेगी।
और बढ़ जाएगी अगर पहले की तुलना में। तलक का आकार क्या होगा अगर पावर फैक्टर का मान 1/cos π हो गया, 1/cos π है, तो ताम्र हानि कॉपर लॉस इज इक्वल टू 1/cos π। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। जैसे ही पावर फैक्टर का मान कम होगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। ओके, और कॉपर लॉस बढ़ेगा तो कंडक्टर का आकार अपने को क्या चाहिए, तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा चाहिए। ओके, तो कॉपर लॉस अगर आधा हो रहा है तो कंडक्टर का आकार 4 गुना चाहिए अपने को। आधा मतलब 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक रहेगा तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 4। तो कॉपर का आकार 4 गुना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए। पावर फैक्टर तापर हानियों के व्युत्क्रम अनुपाती है। पावर फैक्टर कम होगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगा 1/में cos π के गुणनफल में। ओके, पहले की तुलना में तो पावर फैक्टर का मान कम हो गया तो कंडक्टर का आकार अपने को क्या चाहिए, तो वो 1/में cos स्क्वायर थीटा चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 83। लकड़ी के पोल का सेफ्टी फैक्टर का मान कितना होना चाहिए, कितना होता है सेफ्टी फैक्टर। अपने बात करते हैं वुडन पोल, वुडन पोल, स्टील पोल, आरसीसी पोल, वुडन पोल, स्टील पोल, आरसीसी पोल और लेटिक्स स्टील टावर। ओके, सबसे पहले वुडन जो पोल होते हैं इनका यूज किया जाता है 30 से 50 मीटर, 50 मीटर पोल स्पान चाहिए। दो पोलों के मध्य जो डिस्टेंस रहेगी वो 30 से 50 मीटर की रहेगी। स्टील टावर के अंदर 50 से 80 मीटर की रहेगी। आरसीसी पोल के लिए अपने को चाहिए दो, इसके अंदर पैरामीटर है। निमी की जो बुक होती है वो बोलती है 60 से लेकर 100 मीटर चाहिए, जबकि अदर्स डाटा मिलता है अपने को 80 से 120 मीटर का। लेटेस्ट जो स्टील टावर रहते हैं इनके अंदर पोल स्पान की वैल्यू 120 मीटर से ज्यादा रहती है, 120 मीटर या इनसे ज्यादा। वुडन पोल के अंदर अपनी बात करते हैं 21 वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 11 केवी के लिए। अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा 22 केवी तक यूज में ले सकते हैं। स्टील टावर जो है इनको 11 केवी से लेकर 33 केवी तक यूज में लेते हैं। आरसीसी पोल को यही पैरामीटर 11 से 33 केवी। लेटिक स्टील टावर रहते हैं इनकी वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा। ओके, लकड़ी के पोल का सेफ्टी फैक्टर। अब सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं तो वुडन पोल के अंदर सेफ्टी फैक्टर 3.5, स्टील पोल के अंदर चाहिए अपने को 2, आरसीसी पोल के लिए 2.5 से लेकर 3.0 के मध्य, और आरसीसी जो अपने लेटिक स्टील टावर रहते हैं उनके अंदर 1.5 से सेफ्टी फैक्टर का मान कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा अपने पास बी। आरसीसी पोल का 2.5 से लेकर 3.0 के मध्य, और जो अपने पास रहेगा लेटिक स्टील टावर जो ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर पोल रहते हैं उनका वो जो सर्टिफिकेट का मान 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर के पास कंडक्टर पर तीर के आकार का वेट को लगाया जाता है। वेट को क्यों लगाया जाता है और ये क्या है। प्राकृतिक आपदाओं में आंधी और तूफानों से उत्पन्न फ्रीक्वेंसी 5 से 1000 हर्ट्ज की से इंसुलेटर की सुरक्षा। प्राकृतिक आपदाओं में आंधी और तूफानों से उत्पन्न फ्रीक्वेंसी 5 से 100 हर्ट्ज से कर इंसुलेशन की सुरक्षा, इंसुलेटर की सुरक्षा। लाइनों के फेज सीक्वेंस इंडिकेशन, उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन है भाई।
जो ट्रांसमिशन अपने लाइन रहती है, जिस प्रकार ये डिस्क लगी हुई है, ये कंडक्टर है और इधर भी कंडक्टर जा रहा है और यहाँ पर आ जाता है पोल अपना। तो ये कंडक्टर के पास यहाँ पर बिल्कुल नीचे एक ऐसा वेट लगा रहता है। इस वजन को कहते हैं अपने, ये जो वजन रहता है इस वजन की वैल्यू रहती है 1 से 8 किलोग्राम तक, और इसको कहते हैं स्टोक ब्रिज। स्टोक ब्रिज कहते हैं जो प्राकृतिक आपदा में उत्पन्न फ्रिक्वेंसी 5 से 100 हर्ट्ज की रहती है। इन फ्रिक्वेंसियों से इन फ्रिक्वेंसियों के कारण जो कंडक्ट इंसुलेटर रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनको लगाया जाता है। ये 1 से लेकर 8 किलोग्राम वेट के रहते हैं और इनको स्टोक ब्रिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 85, शॉर्ट सर्किट के समय आर्किंग साउंड के दौरान उत्पन्न ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या कहलाती है? रिकव रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज रहती है शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट ब्रेकर के ध्रुवों पर शॉर्ट सर्किट। रिकवरी वोल्टेज क्या होती है? शॉर्ट सर्किट के पश्चात सर्किट ब्रेकर के ध्रुवों पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर उत्पन्न जो वोल्टेज रहती है या उपस्थित वोल्टेज जो रहती है वो रिकवरी वोल्टेज रहती है। और शॉर्ट सर्किट के दौरान, यानी कि जिस टाइम शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसके दौरान सर्किट ब्रेकर के ध्रुवों पर उत्पन्न ट्रांजिएंट वोल्टेज जो रहती है वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज रहती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, सॉरी, घरेलू या पावर सर्किट में फॉल्ट आने पर डिडक्शन और इंटरप्शन लिख रखा है। इंटरप्शन का दोनों कार्य कौन करता है? क्या फ्यूज करेगा, आइसोलेटर करेगा, या रिले करेगी, या रिले ऑल ऑफ अबव? कौन सा ऑप्शन है? डिडक्शन एंड इंटरप्शन बहुत बार बता दिया आपको। जो अपने पास फ्यूज होता है ये एक ऐसा अपने पास एलिमेंट है कि सामान्य से ज्यादा करंट फ्लो करते ही फ्यूज खुद पिघल जाता है और सर्किट का प्रोटेक्शन कर लेता है सामान्य से ज्यादा होने पर। अब फ्यूजिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूनतम वह करंट जिसके ऊपर फ्यूज उड़ गया या जल गया अपॉन में जो अपने पास निश्चित क्षमता का रेटेड फ्यूज अपने कह सकते हैं। रेटेड करंट, करंट कितना है जैसे अपने लिखें फॉल्ट के लिए, एक मिनट, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज जल गया अपॉन में रेटेड करंट, निर्धारित करंट। तो ये अपने पास फ्यूजिंग फैक्टर रह जाता है। और इसके अंदर बात करें तो जैसे फ्यूजिंग फैक्टर अलग अलग रहता है। एचआरसी फ्यूज के लिए 1.1 रहता है। किटकैट कार्ट्रिज रिवायरेबल की किटकैट फ्यूज की बात करें, रिवायरेबल उसे भी कहा जाता है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.5 से लेकर 2.0 के मध्य रहता है। और कार्ट्रिज जो अपने पास होता है इसके अंदर 1.45 की वैल्यू रहती है। तो डिडक्शन एंड इंटरप्शन दोनों का अपने पास फ्यूज करता है। आइसोलेटर के लिए शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ है, मैंने दिखाया भी है। उसके अंदर भी आइसोलेटर जो रहता है नो लोड कंडीशन के अंदर ऑपरेट किया जाता है। ना ही तो इसे लोड पर लगा सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। ऐसा करने पर मेटल्स रहती है ये पिघल जाती है रोड, और अपने पास जो स्विच होता है ये आइसोलेटर ये जल जाएगा और खराब हो जाएगा। इसके अंदर क्या होती है, जो ये जिन दो टर्मिनल्स को आपस में जोड़ती है इनको जोड़ने के मध्य नेचुरल एयर रहती है अपने, नेचुरल एटमॉस्फेयर का ये एयर का जो प्रेशर रहता है वही रहता है। इसीलिए ये
सर्किट ब्रेकर की तरह हाई वोल्टेज के ऊपर या हाई लोड के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो आइसोलेटर तो नो लोड पर रहेगा, और रिले जो रहती है ये फॉल्ट को ढूंढने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास होगा ए। अब आपको फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू बताई कार्ट्रिज की। तो कार्ट्रिज के दो प्रकार रहते हैं आगे, एक होता है फेरूल प्रकार का, फेरूल, और दूसरा रहता है डाइजन पेंच टाइप। फेरूल जो प्रकार का रहता है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए। और डाइजेड पेंच प्रकार रहते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, त्वरित और विलंबित प्रकार के। ये जो होते हैं ये तपत कार्यों के लिए जैसे हीटिंग कार्यों के लिए यूज किया जाता है, और विलंबित जो रहते हैं हाई इंडक्शन या बड़े एचपी की मोटर मान लें उनके अंदर भी हाई इंडक्शन की वैल्यू ही रहती है। तो डाइजेड बेंच प्रकार के अपने पास जो कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज होते हैं ये फेरूल और डाइजेड बेंच प्रकार के रहते हैं। फेरूल जो रहता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए, और डाइजेड बेंच प्रकार के आते हैं दो प्रकार के, त्वरित और विलंबित। त्वरित के अंदर ये हीटिंग कार्यों के लिए, और विलंबित प्रकार का जो फ्यूज रहता है ये हाई इंडक्शन के अंदर यूज आता है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा ए। 87 नंबर क्वेश्चन मिलान कीजिए। लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन सड़क को क्रॉस करती है तो खींचे जाने वाली तार की ऊंचाई ग्राउंड से उस कंडक्टर के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम, वो बतानी है। हाई वोल्टेज 11 केवी लाइन इंसुलेटर कंडक्टर हो तो किसी भी जगह पर चालक आकार, जैसे 11 केवी की लाइन है और कंडक्टर जो है इंसुलेटेड है, तो कंडक्टर और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। 33 केवी लाइन इंसुलेटर चालक हो तो कहीं पर भी ऊंचाई ज्ञात करें। 33 केवी की लाइन है, इंसुलेटेड कंडक्टर है, तो कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस। मकान के नजदीकी से गुजरने वाली निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन में हॉरिजॉन्टल में, जैसे ये मकान आ गया और ये मकान का कोना है, तो यहाँ पर जो कंडक्टर क्रॉस चलेगा उस कंडक्टर और मकान के नजदीकी कोने के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए वो बतानी है। तो इसके बारे में आपको पूरा पैरामीटर बताता हूं मैं। पहला अपने पास ऑप्शन है कि सड़क को क्रॉसिंग में, सड़क को क्रॉस कर रहा है, दो पैरामीटर्स बताऊंगा। सड़क को क्रॉस कर रहा है तो निम्न व मध्यम वोल्टेज जो लाइनें रहेगी ग्राउंड से फेज के मध्य डिस्टेंस, फेज से ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सड़क को क्रॉसिंग कर देते हैं, तो उस टाइम रहनी चाहिए 5.791 मीटर्स। ओके, फिक्स डाटा है, याद रखने का है। हाई वोल्टेज के अंदर बात करें तो इसके अंदर चाहिए अपने को 6.096 मीटर। ओके, अब सड़क के साथ साथ ये पैरामीटर याद रख लेना, सड़क को क्रॉसिंग में फेज
और ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनें हैं तो 5.791 मीटर, और हाई वोल्टेज है तो 6.096 मीटर। अब बात करते हैं सड़क के साथ साथ लाइनें है तो फेज और ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो लाइन वही है, लो एंड मीडियम वोल्टेज की लाइनें, तो इसके अंदर अपने को चाहिए 5.486 मीटर होगी। हाई वोल्टेज की लाइनों की बात करें, वो सड़क के साथ साथ चल रही है तो अपने को चाहिए 5.791 मीटर्स। ये दूसरा आपने जो बैंगनी कलर में लिखा है, ये बता रहा है कि अगर लाइन कोई, ये सड़क है और इसके साथ साथ लाइन जा रही है निम्न और मध्यम वोल्टेज की, तो 5.486, हाई वोल्टेज तो 5.791 मीटर कंडक्टर और अर्थ के मध्य चाहिए अपने को। ओके, देखते हैं अपने इसके अंदर 11 केवी की और 33 केवी की दो लाइनों के बारे में बात करेंगे। ये लाइनें कोई जरूरी नहीं शहर के अंदर हो या ग्रामीण एरिया में हो, कहीं पर भी हो, यानी कि जैसे नॉन कंजेस्टेड एरिया हो, उन स्थानों पर अपने बात करेंगे तो 11 केवी की नॉन इंसुलेटेड कंडक्टर है तो फेज से ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो अपने पास होगी 4.572 मीटर्स। ओके, 11 केवी की कहीं पर भी लाइन हो, जैसे अपने बात करें 11 केवी की लाइन है और वो इंसुलेटेड कंडक्टर है, तो ये लाइन कहीं पर भी चल रही है तो इसके अंदर 3.963 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। और इसी के अंदर 33 केवी की 33 केवी की इंसुलेटेड कंडक्टर है, तो फेज और ग्राउंड के मध्य डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो 5.182 मीटर्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले आपको एक बार और रिवाइज करा दूं। सड़क, ये सड़क जा रही है तो यहाँ पर जो लाइन क्रॉसिंग करेगी निम्न मध्यम वोल्टेज की लाइन, तो 5.791, हाई वोल्टेज है तो 6.096 मीटर। सड़क के साथ साथ लाइनें हैं तो फेज और अर्थ की मध्य डिस्टेंस, तो लो एंड मीडियम है तो 5.486, हाई वोल्टेज है तो 5.791। 11 केवी की लाइन नॉन इंसुलेटर कंडक्टर है तो फेज और अर्थ के मध्य डिस्टेंस 4.572 मीटर्स। 11 केवी की इंसुलेटेड कंडक्टर है तो 3.963। 33 केवी का इंसुलेटेड कंडक्टर है, कहीं पर भी चलता हो तो 5.182 मीटर का डिस्टेंस चाहिए अपने को। क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन सड़क को क्रॉस करती है, खींचे जाने वाले तार की ऊंचाई लो एंड मीडियम कुछ है तो 5.791 5.791 सड़क को क्रॉस कर रही है और लो एंड मीडियम है। अगर हाई वोल्टेज होता तो ये हो जाता 6.096। 11 हाई वोल्टेज 11 की लाइन इंसुलेटर कंडक्टर है तो किसी भी जगह से चालक की ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो होगी 3.963। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास ई। 33 के लाइन इंसुलेटर चालक है तो कहीं पर भी चालक की ऊंचाई की बात करें 33 केवी के लिए 5.182। ऑप्शन नंबर ऑफ। मकान के नजदीक से गुजरती निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनें की क्षैतिज में दूरी,
जैसे ये मकान का कोना आ गया, ये मकान का कोना है, यहाँ से ऊपर से नहीं, यहाँ बराबर से अगर कोई कंडक्टर गुजर रहा है, वो भी निम्न और मध्यम वोल्टेज का, तो बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कंडक्टर और मकान के नजदीकी कोने के मध्य, तो वो होनी चाहिए तो 1.219 मीटर। और निम्न मध्यम वोल्टेज है और उसके अंदर हॉरिजेंटल में अपने को चाहिए छत का फर्श और कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस, तो 2.693 मीटर्स। सभी पैरामीटर शायद आपको बता दिए। तो मकान के नजदीकी से गुजरती निम्न व मध्य वोल्टेज की लाइन हॉरिजेंटल में दूरी, तो 1.219, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हो जाएगा CEFD। तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास राइट हो गया। कोई भी हो तो वीडियो पॉज करके उसको दोबारा देखना जो आपको डाटा दिखाया है। एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इन्वर्टेड मोड। आई लिखा है, आई नहीं होगा, ई होगा। ई है, ई नहीं होगा, आई होगा, इन्वर्टेड मोड। तो ट्रांजिस्टर के अंदर चार प्रकार के मोड रहते हैं, जिसके अंदर वो एक्टिव रीजन में रहता है, सैचुरेशन रीजन में रहता है, कट ऑफ के अंदर रहता है, इन्वर्टेड में रहता है। तो अमीटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन किसे जुड़े रहेंगे, यहाँ पर लाइन खींच दे तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो अमीटर बेस जंक्शन एक्टिव रीजन के अंदर रहेगा, तो इसके अंदर अपने को चाहिए अमीटर और बेस जो जंक्शन रहेगा ये हो फॉरवर्ड वाइज, और बेस और कलेक्टर हो रिवर्स वाइज के अंदर। ओके, ये डाटा है एक्टिव रीजन का। दूसरा है सैचुरेशन रीजन। तो इसके अंदर अमीटर बेस जंक्शन और बेस और कलेक्टर जंक्शन की बात करें, तो अमीटर बेस की बात करें तो ये भी फॉरवर्ड वाइज रहेगा और ये भी फॉरवर्ड वाइज रहेगा। तो ये रीजन है सैचुरेशन रीजन। ओके, कट ऑफ रीजन के अंदर क्या रहता है, अमीटर और बेस जंक्शन, बेस और कलेक्टर जंक्शन दोनों की बात करें, तो ये जो दोनों जंक्शन रहते हैं ये रहेंगे रिवर्स वाइज में। ये रीजन रहता है कट ऑफ रीजन। ओके, इन्वर्टेड रीजन के अंदर क्या रहता है, अमीटर बेस जंक्शन और बेस और कलेक्टर जंक्शन। तो अमीटर और बेस जंक्शन जो रहेगा ये रहेगा रिवर्स वाइज में, और बेस और कलेक्टर जंक्शन रहेगा फॉरवर्ड वाइज में। ये रीजन अपना कहलाता है इन्वर्टेड रीजन। तो अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक्टिव रीजन के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बनती करे करता है, एम्पलीफायर की बनती करे करता है। तो ये एक्टिव रीजन के अंदर बेस और अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज में। इसी के अंदर देखो जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है ये रिवर्स वाइज में है, रिवर्स वॉइस के अंदर वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। इसी इफेक्ट को बेस नैरोइंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ गए पहले भी, ध्यान रखना। सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों जो अमीटर बेस बेस कलेक्टर दोनों होंगे फॉरवर्ड वाइज में रहेंगे। कट ऑफ रीजन के अंदर एमीटर बेस बेस कलेक्टर दोनों रिवर्स वाइज में रहेंगे। इन्वर्टर के अंदर अमीटर बेस रिवर्स वाइज में, बेस कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज में रहेंगे। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए का फॉरवर्ड और रिवर्स, ए का ए। सैचुरेशन रीजन के अंदर रहेगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कट ऑफ रीजन में रिवर्स बायस, और चौथे के अंदर रहेगा इन्वर्टेड मोड के अंदर रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस। ये देखो ऑप्शन जो है ये गलत लिखे हुए हैं। इसके अंदर क्या एफ बी लिखा हुआ है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। यहाँ पर रिवर्स बायस और ये लिखा हुआ है डी। डी का क्या है, यहाँ पर बी लिखा जाना चाहिए था, और यहाँ पर भी बी, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज। ये तीनों ए बी सी डी के सीरीज में ही है। तो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर एफ लिखा है तो आप एफ मान लेना, जैसा भी आपका मन करे।
ये सभी अपनी जो लाइन है उसी की सीरीज के अंदर राइट है। एक आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था भी, अमीटर बेस, कॉमन अमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इसके अंदर इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, फेज शिफ्टिंग, एम्पलीफिकेशन यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो वो आपको याद है। एक बार चलो आपको रिवाइज करवा ही देता हूँ, रिवीजन होने से ही आपको याद होगा। तो यहाँ पर अपने पास जो जंक्शन है वो कॉमन, ये है कॉमन बेस, ये है कॉमन अमीटर, और ये है कॉमन कलेक्टर। ओके। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होगा कॉमन बेस के अंदर 100 ओम का, अमीटर बेस के अंदर 700 ओम का, और कॉमन कलेक्टर के अंदर 750 किलो ओम का। आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की बात करें तो वो रहेगा 450 किलो ओम, अमीटर बेस का, कॉमन बेस का 450 किलो ओम, और कॉमन अमीटर का रहेगा 50 किलो ओम, और कॉमन कलेक्टर का रहेगा 50 ओम का। इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो कॉमन बेस का रहेगा 100 ओम, कॉमन अमीटर 700 ओम, कॉमन कलेक्टर का 750 ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की बात करें तो वो कॉमन बेस का होगा 450 किलो ओम, कॉमन अमीटर का 50 किलो ओम, कॉमन कलेक्टर का 50 किलो। कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉमन अमीटर, कॉमन अमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के अंदर सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस किसका होता है, तो कॉमन बेस का होगा। सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर का। आउटपुट इम्पीडेंस सबसे अधिक रहेगा कॉमन बेस का, और सबसे कम कॉमन कलेक्टर का। फेज शिफ्टिंग की बात करें, फेज शिफ्टिंग तो कॉमन बेस के अंदर रहता है 0 डिग्री फेज शिफ्टिंग, कॉमन मीटर के अंदर 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग। ये मान वेरिएबल रहता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए ये मैक्सिमम यूज में लिया जाता है। और कॉमन कलेक्टर के अंदर वापिस 0 डिग्री का। एम्पलीफिकेशन किस चीज का करेगा, तो एम्पलीफिकेशन ये करेगा वोल्टेज का। कॉमन अमीटर करेगा पावर का, पावर मतलब वोल्टेज गुणा धारा। और कॉमन कलेक्टर करेगा करंट का एम्पलीफिकेशन। ओके। और इसके अंदर यूज्ड की बात करें, यूज के अंदर आएगा ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, और ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए, और ये इम्पीडेंस मैचिंग। ये ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पर ऊपर एमपी डेंस मैचिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो इसके अंदर एक बार और देख लेते हैं। कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कलेक्टर। इनपुट इम्पीडेंस 100 ओम, कॉमन मीटर 700 ओम, कॉमन कलेक्टर 750 ओम। इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का 450 किलो ओम, कॉमन मीटर का 50 किलो ओम, कॉमन कलेक्टर का 50 ओम। फेज शिफ्टिंग 0 डिग्री रहेगी। कॉमन मीटर के अंदर 180 डिग्री, जिसका मान वेरिएबल कर सकते हैं। कॉमन कलेक्टर के अंदर 0 डिग्री। एम्पलीफिकेशन ये वोल्टेज का करेगा कॉमन बेस, अमीटर करेगा पावर का, और कॉमन कलेक्टर करेगा करंट का। और यूज हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर लो फ्रिक्वेंसी, और कॉमन कलेक्टर इंपेडेंस मैचिंग एंड बफर स्टेज के अंदर यूज करते हैं। तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की ओर। तो कंप्लीट करा दिया आपको ये।
सभी चालकों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए, तो 317.51 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डाटा कंप्लीट नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु कंप्रेसिबल दबाव रहता है, तो एयर एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो रहता है, इसके अंदर 16 से लेकर 20 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर के हिसाब से, किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर के हिसाब से एयर कंप्रेसिबल रहती है एयर को बुझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास बी। 91 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों में गर्मी के दिनों में झोल बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा तो क्या है कि इसका पहला रीजन तो ये है कि जब ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम, कॉपर भी कर सकते हैं। इनके अंदर क्या टेम्परेचर, जैसे ये मटेरियल्स रहते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी के मान में कमी आएगी। ओके, दूसरा कि जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर या गर्मी के दिनों में कंडक्टर का जो लेंथ होती है ये एक्सपांड होती है, बढ़ती है, बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ती है, तो लंबाई बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस वैसे ही बढ़ता है। तो दोनों ऑप्शन के अंदर अपने पास रहेगा ए। तो अपने इसके अंदर देखते हैं ट्रांसमिशन लाइनों को। सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन जो लाइन रहेगी इसके अंदर 20 केवी वोल्टेज की वैल्यू रहेगी, 20 केवी यही से कम। मीडियम के अंदर 20 केवी से लेकर 100 केवी के मध्य रहेगी, और लॉन्ग ट्रांसमिशन के अंदर 100 केवी से ज्यादा रहेगी। लेंथ की बात करें तो 50 किलोमीटर रहेगी, मीडियम की रहेगी 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर, लॉन्ग ट्रांसमिशन के अंदर रहेगी 150 किलोमीटर से ज्यादा। अब इसके अंदर क्या रहता है कि वोल्टेज और किलोमीटर से नहीं देते अपने, इनका ट्रांसमिशन लाइन का इनका टाइप याद करने के लिए एफ गुणा एल फॉर्मूला रहता है। एल रहेगी किलोमीटर में, एल मतलब लेंथ, के का एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर ये 4,000 से लेसर देन है तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, 4,000 से लेकर ये 10,000 के मध्य है, 10,000 के, तो ये मीडियम है, 10,000 से ज्यादा है तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। अब आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। ट्रांसमिशन लाइन की जैसे मानो कि लेंथ 20 किलोमीटर की है, 20 केवी की ही लाइन है, और जो अपने पास फ्रिक्वेंसी है वो है 5,000 हर्ट्ज। तो ये ट्रांसमिशन लाइन किस टाइप की है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला बताया एफ गुणा एल, लेंथ रहेगी किलोमीटर के अंदर, फ्रिक्वेंसी रहेगी हर्ट्ज के अंदर, तो 20 गुणा 5,000, तो 5 गुणा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो और, तो ये तो काफी ज्यादा हो गया, मतलब ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पर ओनली 1,000 हर्ट्ज करें तो ये 20,000 किलोमीटर हो गया, 20,000 एफ गुणा एल क्या हो गया, 20,000 हो गया, तो ये ट्रांसमिशन क्या होगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शायद आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 20 किलोमीटर, लेंथ 150 किलोमीटर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 20 से 100 के भी, और लेंथ जो है 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 100 के भी से ज्यादा और 150 किलोमीटर से ज्यादा रहती है। ओके,
और इनके अंदर एफ गुना एल भी अपने लिखते हैं, एफ गुना एल। एफ रहता है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हर्ट्ज में, न कि किलो हर्ट्ज या मिली हर्ट्ज। इनकी फ्रिक्वेंसी ओनली फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रहेगी हर्ट्ज के अंदर। और एल जो लेंथ है इसका मान रहना चाहिए किलोमीटर में। तो इससे 4000 से कम है, 4000 या 4000 से कम है तो ये रहेगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 4000 से लेकर 10,000 किलोमीटर है तो ये रहेगी लॉन्ग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। 10,000 से ज्यादा है, एफ गुना एल, तो ये है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं 92। इसका ऑप्शन रहेगा अपने पास ए। जैसे ही लेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के अंदर जो एल्यूमिनियम या कॉपर कहते हैं कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ेगा, पीटीसी मटेरियल है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी में कमी आएगी। दूसरा रहता है कि जब इन पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी जो लेंथ होती है वो एक्सपांड होगी, बढ़ेगी, लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसी के कारण लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। तो दोनों कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला है भी इसकी लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टू डायोड की भांति कार्य करने वाली युक्ति कौन सी है? यूजेटी है, एफ80 है, या आईजीबीटी है, या मॉसफेट है, कौन सा है? यूजेटी की आप यूजेटी के बारे में पिछले लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट बताया था। ये डबल बेस डायोड है, ड्यूल बेस डायोड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको, वोल्टेज इसके अंदर ये करंट जो शो कर रहा है ये है लीकेज करंट, और यहाँ से ऐसे वैली का रूप लेता है, ये वैली पॉइंट वोल्टेज रहेगी, और यहाँ पर वैली, यहाँ पर पीक पॉइंट वोल्टेज रहेगी, ये पीक पॉइंट वोल्टेज है, जो ये वैली पॉइंट वोल्टेज है। इसके बाद में वोल्टेज का मान बढ़ने से धारा का मान बढ़ता रहेगा और ओम्स लॉ की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद में ये वैली पॉइंट वोल्टेज के बाद में एक ओम के नियम का व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। एफईटी की बात करें तो इसके जो दो टर्मिनल्स रहते हैं एफईटी के, ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस 2 है, और ये बेस 1 है। जब तक एमीटर टर्मिनल्स पर किसी प्रकार का सिग्नल या वोल्टेज या करंट अप्लाई नहीं किया गया है तो ये वोल्टेज डिवाइडर की भांति कार्य करती है। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा, बेस 1 और बेस 2 के मध्य रेजिस्टेंस रहता है 5 से लेकर 10 किलो ओम का। ये एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए, टाइमर के अंदर, मोटर स्पीड कंट्रोल, तापमान नियंत्रण के अंदर यूज किया जाता है एफईटी को। ओके, तो अपने चलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन भी रखती है एफईटी। टू डायोड की बनती कार्य करने वाली डिवाइस तो ये रहती है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पूरी तरह से वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉन या होल्स में किसी एक के सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन या होल किसी एक के कारण ये डिवाइस कार्य करती है, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका जो रहता है ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर यूज किया जाता है, सीएनसी मशीनों के अंदर यूज किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में रोबोटों के अंदर इसका नॉर्मली यूज करते हैं अपने एफईटी का। और आईजीबीटी जो है ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट जो होता है ये डीसी करंट को बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करवा सकता है। मॉसफेट की बात करें, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अनहेंस्ड और डिप्लीशन प्रकार के अलग अलग मॉसफेट रहते हैं। इंटरनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की व्यवस्था रहती है। पिछले लेक्चर में पूरा डायग्राम बना के दिखाया था मैंने, 20 क्वेश्चन को देखना, और फिर भी कोई क्वेरी हो तो बताना मेरे को। इसके अंदर अपने पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होता है ये टू डायोड की बनती करे? एक मिनट, इसको हटाते हैं पूरा। इसके अंदर एफईटी एन चैनल और पी चैनल प्रकार की रहती है। एक सिंबल बना के दिखा देता हूँ। इसके अंदर करंट का मान अंदर फ्लो कर रहा है गेट से, तो अंदर फ्लो करने का मतलब है कि ये अन प्रकार का एफईटी है।
ये तीर का निशान यहाँ से बाहर होता है ऐसे, तो ये हो जाता पी चैनल एफईटी। ओके, तो एफईटी के अंदर आपको बताया था कि ये पी चैनल की एक लेयर रहेंगी या एन चैनल के ले लेंगे। पी चैनल होगा तो पी चैनल एफईटी हो जाएगी, एन चैनल होगा तो एन चैनल एफईटी हो जाएगा। ओके, ये अपने पास ड्रेन है और ये है सोर्सेज। यहाँ पर ये एन चैनल आपने मान लिया, तो इसके अंदर प्रचालन जो होगा इलेक्ट्रॉन के आधार पर होगा। अगर चैनल पी रहता तो होल्स के आधार पर इसका कार्य सिद्धांत रह जाता। एन चैनल है तो यहाँ पर दो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में पी पदार्थों को डिफ्यूज करवाएंगे और दोनों को लेकर एक साथ जोड़ देंगे और यहाँ से गेट टर्मिनल्स का निर्माण करेंगे। गेट टर्मिनल्स का निर्माण करेंगे। दो डायोड कैसे हो गए पहले तो ये बात करते हैं। दो दो डायोड की बात है, इसका व्यवहार इस कारण हो गया कि यहाँ पर ये तो पी टर्मिनल्स है, गेट और ड्रेन के मध्य एक डायोड हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और ये हो गया अपने पास डिप्लीशन लेयर। ओके, अब देखें गेट और सोर्स के मध्य में पी और एन पदार्थ है और ये होगी डिप्लीशन लेयर। तो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि ये डिवाइस दो डायोड के मध्य कार्य करती है। एफईटी के अंदर पिंच ऑफ वोल्टेज रहती है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है एफईटी के बारे में पूछ ले तो पिंच ऑफ वोल्टेज का वह अधिकतम मान होता है जिसके ऊपर जब एफईटी, पिंच ऑफ वोल्टेज बताता हूं आपको, एफईटी के अंदर जब सोर्स से ड्रेन की ओर धारा का मान आसानी से फ्लो कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये कार्य कर रही है, तो गेट के ऊपर रिवर्स बायस में अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 एम्पीयर तक पहुंच जाता है, उस गेट वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। और ये धारा का मान 0 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो गेट टर्मिनल्स है इसके दोनों साइडों में डिफ्यूजन करवाया गया है पी पदार्थों को। जैसे इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो डिप्लीशन लेयर का मान बढ़ता जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते बिल्कुल कवर कर लेगा और एन लेयर बिल्कुल भी दो भागों में डिवाइड कर देगा। तो इसके अंदर सोर्स से ड्रेन कर करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसकी तुलना एक नल से करते हैं अपने। ये अपने पास सोर्स जो है जहाँ से अपने पास पानी आएगा, जहाँ से निकल रहा है ये ड्रेन है, ड्रेन का मतलब निकलना, या और नल है जो गेट है, इसको खोलेंगे तो आगे चलेगा, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार इसको शो किया गया है। तो सोर्स से ड्रेन की ओर करंट आसानी से फ्लो कर रहा है, तो गेट के ऊपर रिवर्स बायस में अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 एम्पीयर तक पहुंच जाता है, उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अभी अपने पास आंसर रह जाएगा बी। क्वेरी हो तो कोई बताना, करेंगे उसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 93, बीआईएस के अनुसार गोलियार्ड पेंच प्रकार के होल्डर की पावर रेटिंग कितनी होती है? तो बीआईएस के अनुसार गोलियार्ड पेंच प्रकार के होल्डर की पावर रेटिंग की बात करें, सबसे पहले आपको बताता हूँ बायोनेट कैप टाइप होल्डर रहता है, एडिशन पेंच टाइप रहता है, और ये एक तीसरा आ गया गोली यार्ड टाइप। ओके, बायोनेट जो रहता है ये 0 से 200 वाटेज क्षमता तक रहता है, एडिशन 200 से 300 वाट के लिए रहता है, और गोलियार्ड की बात करें तो ये 300 वाट से ज्यादा रहता है। ओके, तो अभी अपने पास गोलियार्ड पेंच प्रकार के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो 300 वाट क्षमता से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 94,
वन सेकेंड। 94 नंबर क्वेश्चन है, मकान के किसी कोने से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कितनी दूरी पर स्थापित और दो अर्थिंग इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्रम से क्या होगी, क्रम से। तो भवनों के अंदर अपने जो अर्थिंग करते हैं वो मकान के नजदीकी कोने से 1.5 मीटर की कम से कम दूरी पर स्थापित होना चाहिए, 1.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी भी बन रहा है, ऑप्शन अपने पास बी भी बन रहा है और डी भी बन रहा है। और दो अर्थिंग इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी होनी चाहिए कम से कम 8 मीटर, या उन दो इलेक्ट्रॉनों को अर्थ के अंदर अपने डालते हैं उनकी टोटल लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी अपने पास ऑप्शन रहेगा डी, दो अर्थिंग इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होनी चाहिए अपने पास 8 मीटर की। और अर्थिंग की अपने बात करते हैं टोटल ही, यहीं पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेट अर्थिंग। टोटल डाटा होगा ये प्लेट का होगा, प्लेट अर्थिंग। अपने पास अगर कॉपर की प्लेट हो, जीआई की प्लेट हो और प्लेट कास्ट आयरन की हो, तो कॉपर की जो प्लेट रहेगी इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.18 विड्थ होनी चाहिए, मोटाई। गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई गुणा 6.3 mm का होना चाहिए अपने पास विड्थ। कास्ट आयरन के लिए 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 10 mm, 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इतनी रहनी चाहिए। धरती के अंदर कम से कम 2.5 मीटर की गहराई में स्थापित किया जाना चाहिए, 2.5 मीटर की गहराई में। नमक, कोयला, चारकोल डाला जाना चाहिए जिसके कारण मॉइस्चराइजेशन बना रहता है। नमी की जो मात्रा रहती है ये 20% से कम होते ही रजिस्टिविटी इंक्रीमेंट अत्यधिक तेजी तरीके से होगी। नमी 20% से कम नहीं होनी चाहिए। नमक की मात्रा भी एक निश्चित, नमक और जो कोयला रहता है ये निश्चित मात्रा में डाला जाता है, दोनों की वैल्यू बराबर रहती है। अपने जो पाइप लेते हैं इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन बनाए रखने के लिए तो ये 19.2 mm डायामीटर का रहता है और 1.2 मीटर लंबी लेंथ रहती है इसकी, 1.2 मीटर लंबी पाइप और 19.2 mm का डायामीटर रहता है। अर्थिंग जो नॉर्मल अपने अर्थिंग करते हैं उसके अंदर चालक अपने पास 12.7 mm का रहना चाहिए, mm स्क्वायर का, और इसे 13 mm की पाइप से बाहर निकाला जाता है। ये पैरामीटर से ही दोस्तों याद करना बिल्कुल सरल है। सबकी लंबाई चौड़ाई सेम है। कॉपर के लिए विड्थ है 3.18 mm, जीआई के लिए 6.3 mm और कास्ट आयरन के लिए रहेगा 10 mm। 2.5 मीटर की कम से कम गहराई में स्थापित करना चाहिए। नमी की मात्रा 20% से कम होते ही इंक्रीमेंट रजिस्टिविटी अत्यधिक हाई तरीके से बढ़ेगी। डायामीटर 19.2 mm और 1.2 मीटर लंबी लेंथ की एक पाइप होनी चाहिए जिसके द्वारा पानी डालेंगे प्लेट के पास, और 12.7 mm स्क्वायर का कंडक्टर और 19 mm 13 mm की पाइप से बाहर निकाला जाता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड से लेकर ग्राउंड तक जो अपने पास कंडक्टर आता है वो इस पिरामिड्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर करते हैं। पाइप अर्थिंग हो गया, अब करते हैं प्लेट अर्थिंग हो गया, अब करते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग जो अपने करते हैं, पाइप अर्थिंग के अंदर पाइप के अंदर सुराख निकाले जाते हैं। वो सुराख इसलिए रहते हैं 12 mm के, ये मेन है।
12 की। इसके अंदर नमी बनाए रखने के लिए वही पाइप रहते हैं 19.2 का, और 1.2 मीटर लंबा रहता है। 13 mm का पाइप रहता है, जिसके अंदर से 12.7 mm का वायर बाहर निकाला जाता है अर्थिंग के लिए। नमक कोयला चारकोल भरना ही चाहिए, और जिसका अपने अर्थ जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी का वायर रहना चाहिए, उसी मटेरियल्स के नट बोल्ट रहने चाहिए, तो ये सेम रहना चाहिए। ये आप खास करके याद कर लेना। रोड अर्थिंग की बात करते हैं। रोड अर्थिंग के अंदर 1 मीटर से लेकर 1.1 से 1/2 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड रहता है, जिसको धरती में काटा जाता है। ये अलग अलग वैल्यू के रहते हैं। रोड अर्थिंग को फायर अर्थिंग के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय स्थित क्षेत्रों के अंदर इसकी अर्थिंग को ज्यादा किया जाता है, और वही पैरामीटर से पानी डालने के लिए, नमी करने के लिए। वाटर टेप अर्थिंग का आपको पता ही है, ट्यूबवेल से है तो उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण अर्थिंग अपने को प्रॉपर मिल जाती है। और एक रहती है जे स्ट्रिपिंग। जे जो स्ट्रिपिंग अर्थिंग होती है, इसका वीडियो टाइमर के अंदर डाला था, लेकिन देखते हैं इसको। जे स्ट्रिपिंग अर्थिंग और कॉपर स्ट्रिपिंग अर्थिंग अर्थिंग आपको एक शॉर्ट्स वीडियो आप चेक कर लेना, उसके माध्यम से आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। तो कॉपर स्ट्रिपिंग अपने पास करते हैं। कॉपर स्ट्रिपिंग तो इसके अंदर रहता है अपने पास 25 गुणा 1.6 mm मोटी जीआई की कॉपर की स्ट्रिप रहेगी। अगर जीआई की कर रहे हैं तो अपने पास 25 mm गुणा 4 mm की जीआई स्ट्रिपिंग रहनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास डी। काफी ज्यादा घुमा दिया क्वेश्चन में, अपने अर्थिंग के टाइप कर लिए, अर्थिंग के बारे में थोड़ा मोटा अध्ययन किया है। जीटीयू गेट टर्न ऑफ स्विच थरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए इनपुट गेट सप्लाई, इनपुट टर्न ऑफ करने के लिए, यानी कि जीटीयू रनिंग कंडीशन में है, उसे ऑफ करने के लिए गेट टर्मिनल्स पर सप्लाई क्या रहती है। सबसे पहले जीटीयू का आपको सिंबल बना के दिखाता हूँ, आपको कुछ उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स याद आए तो, कुछ डाटा याद हो तो। ये एनोड टर्मिनल्स है, ये कैथोड टर्मिनल्स है, और ये गेट का टर्मिनल्स है। ओके, ये तीर के निशान है इधर उधर एक दूसरे की ओर। ये आपने, ये जो सीधा आ रहा है इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो ये भी जीटीयू के गेट टर्मिनल्स को ही शो करता है। बताओ आप कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं, पानी पी लेता हूँ। गेट टर्न ऑफ स्विच, थायरिस्टर को ऑन करने के लिए गेट के ऊपर कौन सी सप्लाई देंगे। ऑन करने के उद्देश्य से ऑन करना चाह रहे हैं, तो अपने पास रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्नल, हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और लो पावर। जीटीयू को टर्न ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड के साथ लो पावर अपने को चाहिए होती है। टर्न ऑफ करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड एंड लो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपने को टर्न ऑफ करना है, तो इसीलिए नेगेटिव वाले ऑप्शन सही रहेंगे। नेगेटिव गेट सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड लो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी। 96 नंबर क्वेश्चन, केवीएल केसीएल
किस पर आधारित है? क्रम से वैलिड स्टेटमेंट चुने। तो केसीएल जो रहता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लो पर डिपेंड है। और अपने पास जो केवीएल है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर है अपने पास बी, कंजर्वेशन चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट है। केसीएल केवीएल के जो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, इसके अंदर 400 से 500 और 900 से 1000 के बीच में फुल न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको धुआंधार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197। 97 लेड एसिड बैटरी में स्पेसिफिक एनर्जी आपको, स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू आपको बताई थी। ये एनर्जी की वैल्यू रहती है 35 से 42 जूल पर किलोग्राम। वाट घंटा यूज इलेक्ट्रोलाइट बताया था आपको 60 से 110 वाट घंटा प्रति लीटर। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट देख लिया। ऊर्जा की बात की तो वो 180 वाट घंटा प्रति किलोग्राम हो गया। तो इसका आंसर रहेगा अपने पास 33 से 42। 33 से 42 वाट वाला नहीं है, 33 से 42 जूल पर किलोग्राम। ओके, 33 से 35 से 42 नहीं, 33 से 42 जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 98। सिंक्रोनस मोटर में किस पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा न्यूनतम होती है? उस समय आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार का होता है? क्रम से। सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का वैल्यू न्यूनतम रहती है? आपको पहले ही काफी बार बता दिया कि आर्मेचर की जो धारा रहती है ये लो नहीं, अपने लिखते हैं इसको अंडर, अंडर एंड आवर एक्साइटेशन में, अंडर एंड आवर एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है हाई। आर्मेचर करंट की वैल्यू रहेगी हाई इस कंडीशन में। आर्मेचर करंट की वैल्यू एक ही कंडीशन में मिनिमम होती है सिंक्रोनस मोटर में, वो होती है यूनिटी पावर फैक्टर या नॉर्मल एक्साइटेशन। सबसे बेटर ऑप्शन है नॉर्मल एक्साइटेशन। यूनिटी पावर फैक्टर रहता है जब नॉर्मल एक्साइटेशन रहता है, तो ऑप्शन अपने पास ऑप्शन रहेगा बी, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर यूनिटी है तो आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार का होगा? तो आर्मेचर रिएक्शन होगा अपने पास क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। पूरा आपको डेटा इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अंडर एक्साइटेशन। ओके, नॉर्मल एक्साइटेशन, एक्साइटेशन और आवर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन की अपने बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले बैक ईएमएफ और टर्मिनल्स वोल्टेज के मध्य संबंध देखते हैं। तो अंडर एक्साइटेड है तो बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के अंदर देखें तो बैक ईएमएफ की वैल्यू कम रहेगी। बैक ईएमएफ की वैल्यू रहेगी कम। नॉर्मल एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज के मध्य, और अवर एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के मध्य संबंध देखें तो यहाँ पर बराबर रहेगा, और यहाँ पर अवर एक्साइटेशन में बैक ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से अधिक चली जाएगी। आर्मेचर धारा की वैल्यू देखते हैं तो आर्मेचर धारा की वैल्यू यहाँ पर रहेगी हाई, या सीधा ही हाई लिख देते हैं चलो। हाई, और यहाँ पर नॉर्मल में लो, और अवर एक्साइटेशन में हाई रह जाएगा आर्मेचर करंट की वैल्यू। ओके,
अब यहां पर पावर फैक्टर कैसा होगा? पावर फैक्टर अंडर एक्साइटेशन है तो रहेगा लेगिंग, नॉर्मल एक्साइटेशन है तो रहेगा यूनिटी, और ओवर एक्साइटेशन है तो अपने पास रहेगा लीडिंग। लीडिंग पावर फैक्टर की वैल्यू, पावर फैक्टर लेगिंग है तो आर्मेचर रिएक्शन रहेगा डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। नॉर्मल एक्साइटेशन में रहेगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आर्मेचर रिएक्शन। और अवर एक्साइटेशन है लीडिंग पावर फैक्टर है तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए रहेगा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर होगा अपने पास मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर लीडिंग पावर फैक्टर। ये पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा के अंदर एक दो क्वेश्चन कंफर्म आता है इतने पैरा डेटा में से। अंडर एक्साइटेड है तो बैक ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा, दोबारा समझा देता हूँ। और आर्मेचर करंट की वैल्यू रहेगी हाई अंडर एक्साइटेशन के लिए, पावर फैक्टर लेगिंग होगा। लेगिंग पावर फैक्टर है तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। नॉर्मल एक्साइटेशन है 100% एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के तुल्य होगा। इस कंडीशन में ही आर्मेचर करंट का मान मिनिमम होगा। पावर फैक्टर यूनिटी होगा, पावर फैक्टर यूनिटी है तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होगा। ओवर एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ मान टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होगा। इस कंडीशन में भी आर्मेचर धारा का मान अधिक रहेगा। अंडर और ओवर एक्साइटेशन दोनों के अंदर आर्मेचर करंट मैक्सिमम रहता है। पावर फैक्टर की वैल्यू रहेगी लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर है तो मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होगा। अल्टरनेटर में सेम इसका अपोजिट है, नॉर्मल एक्साइटेशन नॉर्मल की जगह रहेगा डेटा, और ओवर एक्साइटेशन का है वो अंडर का चला जाएगा और अंडर वाला ओवर के अंदर। अभी आप ये सिक्वेंस मोटर का पैरामीटर याद रखो, अल्टरनेटर का भी करवा देंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। अभी अपने पास 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, सिक्वेंस मोटर में किस पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम होता है? उस समय आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार का होगा? तो यूनिटी या पावर फैक्टर रहेगा, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलेगा। 99। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में बीटा 95 और बेस करंट 5 मिली एम्पियर एम है बड़ा, तो इसको मेगा मत समझ लेना भाई, 5 मिली एम्पियर्स है। और तो अमीटर करंट ज्ञात करें, तो अपने पास सबसे पहले बात करते हैं एल्फा। एल्फा कहते हैं अपने कॉमन बेस को। इसके लिए आउटपुट रहता है आई सी अपॉन में आई ई। इसे अपने कह सकते हैं बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ओके, बीटा के लिए अपने लिखेंगे कॉमन अमीटर्स। अमीटर मतलब आई सी अपॉन में आई बी, और इस कंडीशन के अंदर एल्फा अपॉन में 1 - अल्फा। गामा के लिए देखें तो गामा कहेंगे कॉमन कलेक्टर को। कॉमन कलेक्टर मतलब आई ई अपॉन में आई बी, इसका मतलब 1 प्लस बीटा, या अपने कह सकते हैं एल्फा प्लस बीटा। दोनों कंडीशन एल्फा की वैल्यू यूनिटी के आसपास ही होती है। तो अब अपने ज्ञात करते हैं बीटा। बीटा अपने पास दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू, बीटा अपने पास दिया हुआ है, और बीटा के लिए रहेगा एल्फा अपॉन में 1 - अल्फा। और बीटा के लिए अपने कह सकते हैं कि आई सी अपॉन में आई बी। ओके, तो आई बी अपने को ज्ञात करने के लिए ये पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलते हैं, इसको हटाते हैं पहले तो। बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई बी। ओके, तो बीटा की वैल्यू है अपने पास 95,
इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई बी क्या है, तो ये 5 मिली एम्पियर है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 है। अभी अपने इसको मिली में ना दिखाएं, ओनली सिर्फ डेटा को कैलकुलेशन करते रहे, सभी वैल्यू अपने को मिली में मिलेगी। चलो इसको रहने देते हैं यार। मिली का मतलब है 5 अपॉन में 1000, तो इसका हो जाएगा 0.005। इस डेटा को हटा देते हैं, ये इसके तुल्य है। ओके, अब आईसी को बीटा के स्थान पर लेके आते हैं। आईसी इज इक्वल टू बीटा है अपने पास 95, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा 0.005, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 1000 लग जाएगा, 5 5 25, 95 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 आ गया, 2 होता 45 और 2 47, अपॉन में अपने पास है 100, तो 4.75 अपने पास क्या है, कलेक्टर करंट। अपने पास आएगा 1000, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 3 जीरो लगेगी। कैलकुलेशन निकल तो लिख दिया क्वेश्चन को। तो इसके अंदर आएगा अपने पास 95 गुणा 0.005, पॉइंट के बाद में 3 संख्या तो 3 जीरो लग जाएगी, तो 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 से तो आया 5 50 2 9 45 और 2 47, अपॉन में 1000, तो इस ये आ जाएगा 0.475। 475 बेटा जो करंट है ये 5 मिली एम्पियर है, और कलेक्टर करंट आ रहा है 0.475। अच्छा, ये करंट ओनली सिर्फ एम्पियर के अंदर है, न कि मिली एम्पियर। यहाँ पर अपने ये मिली एम्पियर को नॉर्मल एम्पियर में बदल दिया था, इसीलिए मैं देख रहा हूँ इसमें रीजन चक्कर क्या है। तो ये हो जाएगा अपने पास, इसे मिली में कन्वर्ट करने पर हो जाएगा 475, 475 मिली एम्पियर। और अपने पास जो रहता है आई ई इज इक्वल टू मीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट भी है, कलेक्टर करंट भी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 475 प्लस बेस करंट कितना है, मिली में देखें तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 480 मिली एम्पियर आई ई। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी, 480 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर आज के दिन का लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन, इसमें भाई सिंबल ही नहीं है यार। तो इसके अंदर 3 सिंबल है, इसको इसी को देख लेते हैं। 3 नाम लिखे हुए हैं। वेक्टर डायोड की बात करें, वेक्टर डायोड की बात करें तो इसका सिंबल रहेगा माइनस प्लस। ये रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। सिंबल में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, देखते रहना। शॉर्टकी डायोड की बात करें तो इसका सिंबल रहेगा शॉर्टकी डायोड माइनस प्लस, ये भी रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। जिनर डायोड का फॉर्मूला सिंबल माइनस प्लस, ये अपने पास जिनर डायोड है। बात करते हैं टनल, टनल से डायोड। तो टनल डायोड की बात करें तो टनल डायोड रहेगा अपने पास ये प्लस माइनस, ये रिवर्स बायस में, जिनर डायोड रिवर्स बायस में, और ये रहेगा फॉरवर्ड बायस में। नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात करेंगे, पीएन जंक्शन, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो ये पीएन जंक्शन हो गया अपने पास।
तो दोस्तों आज के दिन में अपने क्वेश्चन किए हैं 20। किसी क्वेश्चन में कोई प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कीजिए, खुद कीजिए, उनसे करवाइए। क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में खास करके टाइप करना, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। ओके, बाय।